This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी एवं पौर्णिमा च दिनांक 18 नोव्हेंबर 2021 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलतां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषत्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्धन्यकार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छति सिक्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। धातुभिर्गन्धकाद्यश्च निर्द्रवैर्मरुतो रसः शुष्लक्षणः कज्जलाभूसौ कज्जलीत्यभिधीयते। तो ये कज्जली की व्याख्या इस प्रकार की है। तो गंधक वगैरह धातुओं के साथ निर्द्रव कुछ भी द्रव डालते नहीं हुए मर्दितो रसा भारत का अगर मर्दन किया जाए सुश्लक्षण कज्जलाभा असो और वो बहुत श्लक्षण और कज्जल जैसा हो जाता है कज्जली इत्यादि तो उसको कज्जली इस प्रकार से कहते हैं। तो एक सबसे आसान इस प्रकार की व्याख्या है और ये कंठस्थ होनी चाहिए। तो गंधक का दी इस प्रकार का बताया गया है, केवल गंधक नहीं लिया है। अभी प्रचलन में जो है पारा गंधक कज्जली यही प्रचलन में है। तो दूसरे भी धातु इस प्रकार से लेकर या अभ्रक वगैरह इस प्रकार से लेकर अगर इससे कज्जलाभ श्लक्षण इस प्रकार का कुछ हो जाता है तो वो भी कज्जली मानी जाएगी। सदर्वा मर्दिता सैव रसपंक इस प्रकार और उसको द्रव के साथ अगर मर्दन करते हैं तो उसको रसपंक इस प्रकार से बताया जाता है। अर्कांश तुल्यात रसतोत्वा गंधान निष्कार्द तुल्या त्रुटितो त्रुटिशोधिखल्ले अर्का तपे तीव्रतरे विमर्द्यात पिष्टी भवेत्सा नवनीत रूपा। तो ताम्र और पारद समभाग लेने अर्कांश तुल्यात रसतः अथवा गंधान निष्कार्द तुल्या त्रुटितोधिखल्ले या गंधक निष्कार्द तुल्य त्रुटिशोधिखल्ले अर्कांशः द्वादश भागः स च निष्कार्धापेक्षया इति बोध्यः तेन सार्धकर्षो रसस्य
माशद्वयमिता तिर्षः खण्डशः अधिखल्ले खल्वो मध्ये अत्र तुल्यात् इति प्रयोगः द्वये ल्यब् लोपे पञ्चमी तेन अर्कांशतुल्य निष्कार्यतुल्यं च गृहीता इति एवं योजनीयम्। अजीब है। तो अर्कांश का यहाँ पे मतलब है द्वादश भाग स च निष्कार्धापेक्षया इति बोध्या तेन सार्धकर्षो रसस्य इति। डेढ़ कर्ष, डेढ़ तोला पारद इस प्रकार का। निष्कार्ध तुल्यात माश द्वयमिता, तो दो माश इतना खंडशः गंधक लेना है। अधिखल्ले खल्लो मध्ये अथ तुल्यात इति प्रयोगद्वये ल्यब्लोपे पंचमी तेन अर्कांशतुल्यः निष्कार्यतुल्यं निष्कार्यतुल्यं च गृहीत्वा इति एवं योजनीयम्। फिर भी अर्कातपे तीव्रतरे विमर्यात्, इस तीव्र इस प्रकार के आतप में अर्क आतप सूर्य के किरणों में पिष्टि भवेत् सा नवनीत रूपा, नवनीत रूप पिष्टि हो जाती है। किसी के पास भाषांतर है क्या? तो अगर भाषांतर है तो एक बार देखो क्या भाषांतर किया गया है। मुझे तो लगा था अर्कांश तुल्यात रस था, तो ये ताम्र और रस ये तुल्य होने हैं। गंधा निष्कार्ध तुल्य, गंधक जो है निष्कार्ध तुल्य इस प्रकार का लेना है। त्रुटिशः वो थोड़ा हुआ इस प्रकार का। अर्कातपे तीव्र तरे विमर्यते ताम्र गंधक और रस, लेकिन अर्कांश तुल्य का मतलब कितना लेना है, ये दोनों साथ में लेने हैं, लेकिन कितनी मात्रा में लेने हैं ये पता नहीं लग रहा। और द्वादश भाग सच निष्कार्धापेक्षया इति बोध्या, तो इसका मतलब ये रहेगा कि निष्कार्ध जो है माशद्वयमिता, उसका 12वां हिस्सा पारद लेना है। ये भी बात समझ में नहीं आ रही है एक्चुअली। इथं कुठेतरी ते पुस्तक आहे रे ह्याचं, ते समोरच दिसतं आपल्या कपाटात। तो ये जो 1.5 तोला बोल रहे हैं वो निष्कार्ध माशद्वय अगर ले लेंगे तो उसका 12वां हिस्सा तो बहुत ही कम होगा। लेप लोप में पंचमी, शुद्ध पारद 12 भाग 15 ग्राम तथा शुद्ध गंधक आधा निष्कर 1.5 ग्राम, इन दोनों को खरल में छोड़कर तेज के सूर्य के धूप में अच्छी तरह मर्दन। द्वादश भाग का मतलब द्वादशवा भाग ऐसा जनरली होगा, ये तो 12 गुना इस प्रकार का होना चाहिए।
तो इस हिसाब से ये 15 ग्राम हो जाता है। और ये 1.5 ग्राम ही होता है, आधा निष्ठ। तो ठीक है, इसी प्रकार से अर्थ लेके चलते हैं, लेकिन काफी मुश्किल है। रूप्यं वा जात रूपं वा रसगंधादिभिर्हतं समुत्थितं च बहुशा सा कष्टि हेमतारयोः। कष्टि। खल्ये विमर्ति गन्धेन दुग्धेन सह पारदं पेषणात् पिष्टता ज्ञाति सा पिष्टि इति मता परई। तो गंधक और दुग्ध इनके साथ खल में पारद का विमर्दन करे तो उसको पेषण हो जाता है, उसको पिष्टि कहते हैं। ये दूसरी पिष्टि है। चतुर्थांश सुवर्णेन रसेन पृष्ठ पिष्टिका भवेत् पातन पिष्टि सा रसस्य उत्तम सिद्धिदा। तो एक चौथा हिस्सा सुवर्ण रस के घृष्ट पिष्टिका, और उससे मर्दन करके उसकी जो पिष्टि बनेगी भवेत् पातन पिष्टि सा, उसको पातन पिष्टि कहते हैं। सा रसस्य उत्तम सिद्धिदा, तो रस की उत्तम सिद्धि देने वाली है। रूप्यं वा जात रूपं वा रसगंधादिभिर्हतं समुत्थितं च बहुशा सा कृष्टि हेमतारयोः। रूप्यमिति जातरूपं सुवर्णम् ऊर्ध्वपातनयन्त्रे साधितम् इत्यर्थो वा। सा उत्थापन क्रिया कृष्टि इति स्वर्णरौप्यमयी सा क्रिया कृष्टि इति बोध्यम्। प्रसादिभिः सह स्वर्णं वा रौप्यं वा केनचित् मारकद्रव्येण सम्मर्द्य बहुशः आतपे शोषयेत् अथवा रसगन्धादिभिर्मारितं स्वर्णं रौप्यं वा बहुवारम् ऊर्ध्वपातन यंत्रेण समुत्थापयेत् सा क्रिया कृष्टि बोध्या। कृष्टि ऐसा ही है, रूपम व जात रूपम व रसगंधादिभिर्हतम्। तो रस और गंध इत्यादि से रौप्य या सुवर्ण इसका मारण अगर करते हैं, समुत्थितं च बहुशः, और उसका उत्थापन भी करते हैं, तो उसका रौप्य पुष्टि या सुवर्ण पुष्टि। जात रूप का मतलब सुवर्ण है। हेमतारयोः कृष्टिं क्षिपेत् स्वर्ण सुवर्णान्तर न वर्णो हीयते ते। तो सोने में कृष्टि को रखे जिससे वर्ण स्वर्ण कृष्ट्या कृतम बीजम रसस्य परिरंजनम। उस स्वर्ण कृष्टि से किया हुआ बीज ये रस का रंजन करने वाला इस प्रकार का है। स्वर्ण की कृष्टि को सुवर्ण अंदर मिलाने से स्वर्ण का वर्ण नष्ट नहीं होता है। स्वर्ण कृष्टि के द्वारा बनाया हुआ बीज भारत का अच्छी तरह रंजन करता है।
ताम्रम तीक्ष्ण समायुक्तम धृतम निक्षिप्य भूरिशः सगंध लकुच द्रावे निर्गतम वरलो। तीक्ष्ण समायुक्तम धृतम निक्षिप्य भूरिशः सगंध लकुच द्रावे। तीक्ष्ण समायुक्त तीक्ष्ण का मतलब यहाँ पे लो तीक्ष्ण लोह इस प्रकार का किया गया है। परिरंजन रंजन जैसा ही होगा कि रंग देना, तो पारद को रंग देने वाला इस प्रकार का होता है। तो तीक्ष्ण समायुक्त इस प्रकार का ताम्र उसको पतला करके बार बार सगंध लकुच द्राव में अगर डालते हैं तो निर्गतम वरलोह, उसको श्रेष्ठ लोह इस प्रकार से बताते हैं। तो ये ताम्र लोह कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तेन रक्ती कृतम स्वर्णम हेमरक्ति इति उदाहृतम। उससे रक्तवर्ण का सुवर्ण उसको रक्ति इस प्रकार से कहा। तो इस वरलोह से सुवर्ण को रक्तवर्ण प्राप्त होता है। निक्षिप्ता सा द्रुते स्वर्णे वर्णोत्कर्ष विधायिनी तारस्य रंजनी चापी बीजराग विधायिनी। द्रुत सवर्ण में अगर वो डाली जाती है तो वर्णोत्कर्ष विधायिनी, वर्ण का उत्कर्ष करने वाली। तारस्य रंजनी चापी, रौप्य को रंजन करने वाली। बीजराग विधायिनी, ये बीज का मतलब क्या है? निर्मितम बीजम पारम रंजय, पारस रंजय। तीक्ष्णलोहं ताम्रं च अग्निसंतापेन द्रवीकृत्य गन्धकचूर्णमिश्रित लकुचरसे निक्षिपेत्। घनीभूतं तद् द्वयम् उत्तोल्य पुनः द्रावयित्वा पूर्व पूरसे निक्षिपेत्। अथ सप्तवार धृतमिति इत्यत्र मृतमिति पाठे मृतं भस्मीभूतम्। एवं प्रक्रिया तस्मात् उत्कृष्टलोह निर्गमिष्यति इति। हेमरक्तिमाह तेन रक्तीकृतं वरलोह संयोगेन रक्तीभूतं सुवर्णं हेमरक्ति इति नाम्ना ख्यातम्। सा हेमरक्ति तारस्य रौप्यस्य बीजराग विधायिनी निर्वापन विशेषण इत्यादिना वक्ष्यमाण लक्षणस्य विचित्र संस्कार विशिष्टात्व विशेषस्य रंजनी। स्वर्ण कृष्टि के द्वारा बनाया हुआ बीज भारत भारत का अच्छी तरह रंजन करता है। ये बीज कौन सा है ये कहीं पे पता नहीं लगा।
मूल पारिजात गंधक को ही बीज संज्ञा होगी क्या? मैं भी वही सोच रहा हूँ। बीज बदल लेकिन स्पष्ट रूप से निकल नहीं रहा है। और स्वर्णकृष्ट्या कृतम बीजम रसस्य परिरंजनम, इसमें बीज और रस अलग अलग है। इस प्रकार से बनाया हुआ बीज रस का रंजन करने वाला है। ये 11वें श्लोक में, 12वें श्लोक में है। तो ये बीजराग विधायिनी। तो बीज में भी उत्तम वर्ण बनाती है ये। ये रसरत्न समुच्चय मेरे पास अभी जो है इंद्रदेव त्रिपाठी के द्वारा है। दूसरे किसी ग्रंथों में क्या है भाषांतर में थोड़ा देखो। एवमेव प्रकर्तव्या ताररक्ति मनोहरा रंजनी खलु रूप्यस्य बीजानामपि रंजनी। इसी प्रकार से ताररक्ति मनोहर इस प्रकार से करनी है। वो रूप्य का रंजन करने वाली और बीज का भी रंजन करने वाली। मृतेन व बद्धरसेन व अन्य लोहेन व साधितम अन्य लोहम सितंच पीतत्वम उपागतम तत् अलम ही चंद्रानलयोः प्रसिद्धम। दल तद्दलम ही चंद्रानलयोः प्रसिद्धम। पारद मृत है या पारद बद्ध है, अन्य लोहे न वा साधितम, अन्य लोह या दूसरे किसी लोह से साधित दूसरा लोह सितंच पीतत्व उपागतम, जो मूल सित श्वेत वर्ण का है, पीत उसका वर्ण हो जाता है। तद्दलम चंद्रानलय या चंद्रानलय प्रसिद्धम, वो चंद्र और अग्नि का दल कहा जाता है, प्रसिद्ध है। दलमाह। वो काय है? वडवरसेन निगडीकरण क्रिया संयमित सूतेन अन्यत् लोहेन दष्टलोहानाम् अन्यतमलोहेन अन्यत् लोहम् अन्यल्लोहमिति अलुक् समास तेन अन्यलोहम् अष्टलोहानां यत् किञ्चिदेकं लोहमित्यर्थः। चंद्रानलयी चंद्रानलयो दलम् इति सितत्व पीतत्व प्राप्तलोह विशेषस्य संज्ञा विशेषः। मृतसूता मृतसूतादीनाम् अन्यतमेन साधितं यत् किञ्चित् एकं लोहं तदा सितत्वं पीतत्वं वा प्राप्नोति। यदा सितत्वं पीतत्वं वा प्राप्नोति तदा सितपीतान्यतरत्वम् उपागतं तत् चन्द्रानलयोः दलमिति संज्ञां लभते। एवञ्च सितत्वम् उपागतं लोहं चन्द्रदलं पीतत्वम् उपागतं च लोहम्
अनलदलमिति बोध्यम्। मृतेन वा बद्धरसेन, ते बद्धरसाचं काहीतरी वेगळंच असेल, बद्धरसेनच आहे. वा अन्यलोहेन वा साधितमन्यलोहं चितञ्च पतितत्वमुपागतं तत् दलं हि चन्द्रानलयोः प्रसिद्धम्। चंद्रदल अनलदल की परिभाषा, पारद भस्म वृद्ध बद्ध पारद अथवा अन्य किसी धातु की सहायता से किसी धातु को यदि श्वेत वर्ण का बना दिया जाए तो उसको चंद्रदल कहते हैं। असली उस किसी धातु का पीत वर्ण, धातु को पीत वर्ण की बना दी जाए तो उसको अनलदल कहते हैं। आमासकृतबद्धेन रसेन सह योजितं साधितं वा अन्यलोहेन सितं पीतं च तद्दलम्। आमासकृतबद्धेन, एक महीने भर, इस प्रकार से। आभास है क्या आमास है, संस्कार कृत पारद, तो वृद्ध पारद के योग से या अन्य किसी धातु के योग से सिद्ध किसी धातु को श्वेत वर्ण की बना दी जाए तब उससे शीतदल या चंद्रदल कहते हैं, और पीतवर्ण के पीतदल। हाँ, आमास का बारे में कुछ देता है क्या, देखते हैं। आमास इति आमास कृतबद्धेन मासं यावत् कृत निगडीकरण क्रियेण मासं यावत् निगडीकरण क्रियया संयमितेन इत्यर्थः। आमास इत्यत्र आवास इति पाठे सर्पाक्षि क्षीरिणी इत्यादिना उक्तनियामक गणे सम्यक् वासनद्वारा नियमितेन इत्यर्थः। योजिता मिश्रयित्वा साधितम्, योजितं मिश्रयित्वा साधितम् इत्यर्थः। तत् किञ्चित् लोहम् अथ शुल्बनागम् माक्षिकेण हतं ताम्रं दशवारं समुत्थितं तद्वद्विशुद्धनागं हि द्वितयं तच्चतुष्फलम्। तो माक्षिक से मृत किया गया ताम्र और 10 बार समुत्थित, उसको फिर उत्थापित किया गया है 10 बार। तद्वत् विशुद्ध नागम द्वितयम् तच्चतुष्फलम्, और उसी प्रकार से विशुद्ध नाग और वो चतुष्फल। नीलांजन हतं भूयः सप्तवारं समुत्थितम् इति ससिद्धमेतद् शुल्बनागं प्रकीर्त्यते। शुल्बनाग शुद्ध ताम्र को शुद्ध स्वर्ण माक्षिक के साथ भस्म करें और पुनः उसको स्थापित करें। इस प्रकार 10 बार भस्म करें तथा 10 बार उत्थापित करें कर संस्कृत ताम्र प्राप्त कर ले। इसी प्रकार शुद्ध नाग को शुद्ध स्वर्ण माक्षिक के साथ 10 बार भस्म बनाए और 10 बार उत्थापित कर शुद्ध नाग प्राप्त करें। इसके बाद शुद्ध ताम्र तथा शुद्ध नाग दोनों का 2-2 पलक 100-100 ग्राम लेकर नीलांजन नीला सुरमा के साथ भस्म बनावे और उत्थापित करे। इस प्रकार नीलांजन के साथ 7 बार भस्म कर 7 बार उत्थापित करा देने पर मिश्र लोह तैयार हो जाता है, जिसे शुल्बनाग कहते हैं। तो पहली बार शुल्बनाग निगडीकरण क्रिया शायद आगे परिभाषा में आया होगा निगडीकरण क्या है, इस प्रकार से। तो मिश्र धातु बन जाता है। स्वर्ण माक्षिक से मृत ताम्र बार बार 10 बार उसको उत्थापित करना और मारण करना है, और उसी प्रकार से माक्षिक से शुद्ध नाग, ये चतुष्फल लेना है। नीलांजन हतम भूयः, और उसको नीलांजन से मारण करना है,
बार बार उत्थापित करना है। इस सिद्ध में तद्धि शुल्बनाभगम प्रतीत, इसको शुल्बनाग कहते हैं। साधितस्तेन सूतेन्द्रो वदने विधृतो नृणाम्। अब इस शुल्बनाग से सिद्ध इस प्रकार का पारद मुख में धारण करते हैं। नियंति मास मात्रेण मेह व्यूहम अशेषतः, एक महीने में सभी मेह व्यूह का नाश कर देता है, प्रमेयों का नाश कर देता है। प्रत्याशन से वर्षेण परितम वलिभिः सह, प्रत्याशन अगर करता है तो एक वर्ष में फलित वली ये भी नाश हो जाते हैं। वृद्ध दृष्टि भवेत् लसत पुष्टि सर्वारोग्य संबंधिता, वृद्ध जैसी दृष्टि हो जाती है, लसत पुष्टि और सर्व आरोग्य से संबंधित हो जाता है। हाँ, वैसे नागभस्म का प्रमेह में अच्छा उपयोग होता है, सिर्फ ये है कि वो अच्छी तरीके से बना हुआ चाहिए। हाँ, प्रमेह गज केसरी में नागभस्म है। लोहम लोहांतरे क्षिप्तम ध्वातम निर्वापितम द्रवैः पांडुपीत प्रभम जातम पिंजरी इत्यभिधीयते। लोह दूसरे लोह में डालकर धुआं करके द्रव में उसका निर्वापन करना, पांडुपीत प्रथम जातम, पांडुपीत इस प्रकार का वर्ण था। पिंजरी इति अभिधीयते, इसको पिंजरी कहते हैं। भागाषोडश तारस्य तथा द्वादश भास्वतः एकत्रावर्ता आवर्तितास्तेन चंद्रार्कमिति कथ्यते। तो रौप्य के 12 भाग और उसी प्रकार भास्वतः, भास्वत क्या है? शायद पारद होता है, ताम्र है। इसको एकत्रित आवर्तित करते हैं तो उसको चंद्रार्क कहते हैं। साध्यलोहे अन्यलोहं चेत् प्रक्षिप्तं वङ्कनाङ्गतः निर्वापणं तु तत्प्रोक्तं निर्वापणं खलु। वङ्गनालतः मारणीय लोहे वङ्कनालतः, वङ्क है का, वङ्कनालाख्य यंत्र विशेषेण वङ्कनाल लक्षणांच्या अग्रे दशमाध्याय मूषामृंगी इत्यादिना दृढध्मानाय कीर्तितम् इत्यन्तेन वक्ष्यते। निर्वापणं मारणलोहं निर्वाहण संज्ञा विशेषः। मारणहारलोहे तत्तत् लोहमारक लोहान्तरं यदि वङ्कनालेन प्रक्षिपेत् तर्हि तन्मारकं लोहं निर्वाहण संज्ञां लभते। ये यंत्र विशेष है वंक। जिसका मारण करना है उसमें अन्य लोहा अगर डाला जाता है वंकनालतः,
किसी सिद्ध किए जाने वाले एक लोह में यदि दूसरा लोह वंकु नाल के द्वारा दमन कर मिला दिया जाता है तो उसे निर्वापन या निर्वाहन कहते हैं। क्षिपे निर्वापणं द्रव्यं निर्वाह्य समभाविकम् आवाह्यं वापनीये च भागे दृष्टे च दृष्टवत्। निर्वाह्य पदार्थ लोहों में निर्माण द्रव्य धातु या यापनीय धातु में अवाप्य द्रव्य की मात्रा समान छोड़े, किंतु जहां मात्रा का निर्देश हो वहां निर्देश के अनुसार मात्रा का प्रयोग करें। भागे दृष्टे च दृष्टवत्। निर्वापणं मारणद्रव्यं निर्वाह्य संपादनीय साध्य यावत् लोहादिद्रव्ये इति शेषः। साध्यलौहे मारणद्रव्यं साध्यलौह समभागं प्रक्षेप्यम् अथवा वापनीये प्रक्षेपयोग्ये भागे माने दृष्टे सति उपदेष्टु सकाशे इति शेषः। दृष्टवतः यथा दृष्टं तथा प्रक्षिप्य इति शेषः। अवाह्यं वा सम्यक् बाह्य संपादनीयम्। अवाह्यम् इत्यत्र अवाप्यम् इति पाठे गुरुसकाशे यथा दृष्टं तथा प्रक्षिप्यम्। तो जितना मारण द्रव्य है उतना ही मारक द्रव्य होना चाहिए, किंतु यदा गुरु के साथ या किसी दूसरे जगह है उसका कुछ प्रमाण अलग लिखा हो तो उस प्रकार से करना चाहिए। मृतंतरति तत्व ये लोहम वारितरम ही तत्व। यत्तो ये भस्मीभूत होने के बाद जो पानी में तैरता है वो लोह वारितर पानी में तैरने वाला इस प्रकार का हो जाता है। और ये भस्म की एक परीक्षा है कि अगर वो पानी में तैरता है तो भस्म अच्छा हुआ, इस प्रकार से समझना। इसके बारे में पुणे यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ था। सुभाष पाध्याय करके केमिस्ट्री के अध्यापक थे और ताम्र और लोह का स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा प्रोजेक्ट लिया गया था। रसशाला ने इसमें हिस्सा लिया था, आयुर्वेद रसशाला में। और वो जब वैद्यों से बात करने लगी सुभाष पाध्याय, तो सभी वैद्यों ने उनको जिसका भस्म बनाया जाता है उसका ऑक्साइड हो जाता है इससे शुरू में बताया। तो लोगों को समझाते रहे कि भस्म ऑक्साइड नहीं है, भस्म भस्म में कुछ कॉम्प्लेक्स है। बाद में फिर वो उसका उपहास करने लगे तो वैद्यों को कुछ मालूम ही नहीं है इस प्रकार से वो क्या बनता है इस प्रकार से। मुझसे भी मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा नहीं तो वो तो भस्म नहीं है, तो मुझे मालूम है ऑक्साइड नहीं है, लेकिन जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है वो अलग अलग बनता होगा। तो बोले हाँ वही सही है। शोधन की प्रक्रिया, मारण की प्रक्रिया बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, तो उन सभी से बना हुआ भस्म अलग अलग ही बनेगा, ये एक जैसा नहीं बनेगा। और फिर इसमें स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, उनका निष्कर्ष था। इतनी सारी पद्धतियां हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि उसका अलग अलग जगह इस्तेमाल प्रयोग करना है, ऐसा भी हो कि ताम्र से बने विविध कल्पने, चाहे आरोग्यवर्धिनी हो, चाहे सूर्यशेखर हो, चाहे वसंत कुसुमाकर हो या चंद्रकला रस हो, तो इन सभी में ताम्र का अलग अलग रोल है। आरोग्यवर्धिनी में अपतर्पण करना है और वसंत कुसुमाकर में संतर्पण करना है। पित्त शमन की चिकित्सा
चंद्रकला रस करनी है वगैरह इस प्रकार से। तो एक ही ताम्र विभिन्न औषधि द्रव्यों में जब जाता है तो किस प्रकार के औषधि द्रव्यों में हम उसका प्रयोग करना चाहते हैं इसके अनुसार उसका शोधन या मारण होना है। तो ये बात अभी नहीं रही। अदरक बस में इस प्रकार से अपतर्पण द्रव्यों से या संतर्पण द्रव्यों से किया जाता है, इसके बारे में बहस की है। और सहस्रकोटि अभ्रक जब बनता है तो के लिए काफी परिश्रम करने पड़ते हैं और किस प्रकार से हमें उन्हें उसको निर्माण करना है ये भी देखना चाहिए। तो मृत होने के बाद जो पानी पे तैरता है वो वारितर इस प्रकार का कहा जाता है। और ये एक परीक्षा है भस्म की, वो अच्छी तरीके से बन गया है या नहीं बन गया है। अंगुष्ठ तर्जनी घृष्टम यद रेखांतरे यत्तत् रेखांतरे विषय मृतलोहम तदुद्दिष्टम रेखा पूर्ण अभिधानतः। ये दूसरी टेस्ट है। अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच में अगर उसको घृष्ट किया जाता है इस भस्म को और वो रेखा में घुस जाता है तो ये मृतलोह बताया जाता है रेखा पूर्णाभिधाता अभिधानता। तो रेखा पूर्णत्व ये अभिधान होने के कारण उसको मृतलोह इस प्रकार का ये भी एक टेस्ट बताई जाते हैं। गुणगुंजा सुख स्पर्श मध्वाज्य सह योजितम नायाति प्रकृति माना अपपुनर्भवो मुच्यते। गुणगुंजा सुख स्पर्श मधु और अधिक इनके साथ योजना करके जो फिर से मूल धातु उससे नहीं बनता, माना अपपुनर्भवो मुच्यते, मान करने से फिर से मूल धातु प्राप्त नहीं होता तो वो मृत इस प्रकार कहा जाता है। सुख स्पर्श का क्या मतलब है? सुख स्पर्शम टंकणम। अच्छा, जिस लक्षण होने के कारण सुख स्पर्श बताया गया है क्या? निरुद्ध निरुद्ध कारकम मित्र पंचक वर्गे टंकण शब्द ग्रहणात् यदुक्तम रसेंद्र सारे मधुसर्पिस्तथा गुंजा टंकणं गुगुलुस्तथा मित्रपंचकम एतत्तु गणितं धातु मेलने। मित्रपंचकोक्त गुगुलो कार्यम अवगुणेन संपादनीयमित्यर्थः। कार्यमत्र गुणेन संपादनीय अपनर्मवं पुनरुत्थानं निरुद्धमिति यावत्। तस्योपरि गुरुद्रव्यं धान्यं च उपनयेत् ध्रुवम् हंसवत् तीर्यते वारिणि। ऊनम ऊनम परिकीर्तित। तो उसके ऊपर गुरु द्रव्य धान्य उसमें डालना है। इस जो पारंपरिक तैरने वाला ये जो भस्म है उसके ऊपर हंसवत् तीर्यते वारिणि उत्तमम परिकीर्तितम। हाँ, यहाँ वारिणी ऊनम, ये तो कुछ अलग हो गया। ऊनमाख्य मृतलोह लक्षणमाह तस्य तस्य उत्तरप्राण मृतलोहस्य उपरि किमपि भारद्रव्यं धान्यं च संस्थाप्य जले निक्षिप्ते सति तत् तरति चेत् ऊनमाख्यं तल्लोहम् या उत्तमाख्यं तल्लोहम्।
टू स्पेसिफिक कल्प बनवताना वेगवेगळ्या भावना द्रव्याच्या भावना सांगितल्या आहेत. तो याने देखील त्या कल्पाच्या कार्यावर परिणाम होईल. जरी एखाद्या भस्माचे शोधन मारण एकच पद्धतीने केलेले असेल जे त्या कल्पात आहे, तरी देखील या भावनांनी ते भस्म वेगळे कर्म करेल. वेगवेगळ्या शोधन मारण पद्धती या केवळ एकमेकांना पर्याय असतील असे वाटते. नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा. उसकी फक्त वेगवेगळ्या पर्याय. ऐसा है कि उस द्रव्य की जो भावनाएं दी जाती है, स्वर्ण सूचीकर में पुरंदराज रस की भावना हो, आरोग्यवर्धिनी में नींबू पत्र की रस की भावना हो, तो उस भावना से कुछ कार्य होता होगा, इसमें संदेह नहीं है. वो सभी के बारे में है. इसके ऊपर गेहूं का दाना रखते हैं. तो उससे ये बात होती है कि अगर जो घटक द्रव्य है उसको मुझे इसको आरोग्यवर्धिनी में प्रयोग करना है या वसंत कुसुमारूपकर में प्रयोग करना है, ऐसा सोचकर शुरू से ही शोधन मारण अलग तरीके से करेंगे तो अच्छा होगा. अभी ये करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और उसको अलग अलग तरीके से रखना और विशिष्ट औषधियों में प्रयोग करना ये मुश्किल हो जाता है. तो एक सामान्य रीति से कुछ शोधन मारण करके सभी में प्रयोग मिलाते हैं. लेकिन वास्तव में ऐसा रहेगा कि जो इस प्रकार से विचार पूर्वक अगर किया जाए तो उसके निश्चित ही ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे. वो जो संयुक्त कल्प बनेगा उसके निश्चित ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. तो मुझे लगता है कि हम किस प्रकार का कार्य निर्माण करना चाहते हैं, कार्य द्रव्य निर्माण करना चाहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इसके बारे में कोशिश करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा. अगर पॉसिबल नहीं है इतना सब करना तो ठीक है, एक ही तरीके से शोधन मारण करो और जहां पे प्रयोग करना है उस वहां पे प्रयोग करो. लेकिन मूल रूप से अगर करना है तो जो मैं बता रहा हूँ वही ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा. तस्योपरि गुरुद्रव्यम धान्यंच उपनयत ध्रुवम हंसवत विद्यते वारिणी. ऊनम यहाँ पे बताया गया है. ऊनम लक्षण, नहीं तो यहाँ से उत्तम इस प्रकार का बताया गया है. उत्तम लोह भस्म से लक्षण. रौप्येण सह संयुक्तम धातम रौप्येण चेल लगे तदा निरुद्धम इत्युक्तम लोहम तद अपुनर्भवम्. रौप्य के साथ संयुक्त करके अगर मापन किया जाए और वो रौप्य के साथ लग जाए तो उसको लोह जो है वो अपुनर्भव निरुद्ध हो गया ऐसा समझे. तो रौप्य के साथ उसका संयोग हो जाना इस प्रकार से ये अच्छी बात बताते हैं. भस्म, लोह भस्म रजत पत्रों के साथ मिलाकर फूंकने पर यदि रजत पत्रों के साथ मिश्रित हो जाए तो उसे निरुद्ध भस्म कहते हैं. तो ठीक है. निर्वापण विशेषण तत्तद् वर्णं भवेत् यथा मृदुलं चित्र संस्कारं तद्बीजमिति कथ्यते. ये बीज क्या है, बीज क्या है, ये मैं सोच रहा था. तो निर्वापण विशेष से जो उस वर्ण का जब बन जाता है मृदुल चित्र संस्कारम, विचित्र संस्कार जिसके ऊपर हुआ है तद्बीजमिति कथ्यते.
तो उस लोह को शायद बीज कहते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये भी चल रहा है, ये लोह के बारे में ही चल रहा है। इदमेव विनिर्दिष्टम वैद्यैः उत्तरणं खलु। जब धातु को द्रवित करके उसमें अन्य धातुओं को द्रवित कर निर्वापन करने से वह मुलायम तथा अद्भुत गुणक करने वाली हो जाए तो उसे बीज कहते हैं। इसी को वैद्यगण उत्तरण भी कहते हैं। इदमेव विनिर्दिष्टं वैद्यैरुत्तरणं खलु। एखाद्या कल्पात वापरताना कल्प बनवताना त्या विशिष्ट भस्माला पुन्हा स्वतंत्र त्या कल्पाच्या कर्माप्रमाणे भावना देता येऊ शकते, हे सध्याच्या काळात चांगला पर्याय होऊ शकेल, जर सुरुवातीपासून भस्म त्या पद्धतीने शोधन मारण करणे शक्य नसेल तर। लेकिन ये भी गौण मुद्दा रहेगा। नाही, जर त्या पद्धतीने भस्म बनवलेले नसेल तर विशिष्ट पद्धतीने वेगळ्या भावना देणं नहीं, तो वेगळा मुद्दा झाला। पारागतन कंदली में ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। जो लोह ताम्र वगैरह डालना है भस्म करके, वो भस्म किस प्रकार से बनाएंगे इसके ऊपर उसका कहाँ पे प्रयोग करना है ये निर्भर थोड़ा सा रहेगा। और मेरा मंतव्य है कि हमें किस प्रकार का कार्य चाहिए, किस प्रकार का कल्प बनाना है, उसी प्रकार से उसका शोधन मारण कर लेना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा हो क्योंकि उसमें बहुत सारी पद्धतियां होंगी और अनेक प्रकार के उसी के भस्म बनाने पड़ेंगे, एक लोह के या ताम्र के ही अनेक प्रकार से भस्म बनाने पड़ेंगे, स्पेसिफिक उसका कहाँ पे प्रयोग करना है इस दृष्टि से, तो ये मुसीबत होगी, बनाने में आसानी नहीं रहेगी। तो एक ही तरीके से बना के प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ये अच्छा पक्ष नहीं है। अब इसका जो कहना है कि उसके जो मारण वगैरह की उसकी जो भावनाएं वगैरह जो है इसके जरिए वो उस प्रकार के कार्य करते होंगे, तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन उसमें भी अगर अलग तरीके से बनाया हुआ भस्म उसमें डालेंगे तो उसके रिजल्ट्स जरूर अच्छा है, इसमें मुझे संदेह है इस प्रकार का नहीं। अब हम ऐसा सोच सकते हैं सिंडिकेट बनाकर इस प्रकार से, मैंने पहले भी एक बार ये बात की थी कि हम वैद्य इकट्ठा हो जाए और किसी एक वैद्य या 3-4 वैद्यों को सपोर्ट करें और फिर मिलजुल कर तुम इस प्रकार से ताम्र बनाओ, तुम इस प्रकार से बनाओ, तुम इस प्रकार से बनाओ, ऐसा बता सकते हैं। और फिर किस प्रकार के ताम्र से आरोग्यवर्धिनी बनेगी, किस प्रकार के ताम्र से चंद्रकला बनेगी, सोच सकते हैं। और एक बार औषधि बन गई अच्छी खासी इस प्रकार से, तो शायद 6x करके प्रयोग करेंगे तो सभी वैद्यों के काम में पूरे जन्म के लिए आ जाएगी। शुरू में एक बार ही करना है और बाद में उसी का प्रयोग करते रहेंगे तो कोई मुसीबत इस प्रकार की नहीं। तेव्हाच त्या ह्याची जी औषधी द्रव्यांच्या भावना आहेत ना, ते देऊन बघायला पाहिजे, पण भावना म्हणजे तशा नाही द्यायच्या, मिसळणं असंच द्यायचं. नहीं, 6x अभी हम ग्लूकोज में करते हैं या मिल्क शुगर में वगैरह करते हैं, तो उसमें भावना देना मुश्किल है। भावना म्हणजे ती चूर्ण घालायची मग नाही, तर टिकाऊपणाला आपण त्याच्या ह्याच्यातच करतात. हो,
वसंत कुसुमाकर रजनीमध्ये हे करून चित्रकरण करतो. लेकिन उसमें है कि प्रमेय रात्रि समुद्र शर्कराभिसह प्रमेय में रात्रि यानी कि रजनी या हल्दी, मधु और शर्करा इसके साथ अनुपान, इस अनुपान से उसको देना है। तो वसंत कुसुमाकर में 10 गुना हरिद्रा डाल के खल करके और फिर उसका शिक्षक बना। तो ये एक अलग चीज होगी क्योंकि उसका सहयोगी द्रव्य ये बताया गया है और फिर उसको मधु और शर्करा के साथ देना है। ये एक बात अलग इस प्रकार की होगी। तो मैं समझ रहा हूं कि एक बार सभी मिलके कौन कौन से वैद्य औषधि निर्माण भली भांति करने वाले हैं ये एक बार समझ लेना और एक प्लान बनाना। खास करके अभी जब अगस्त का उदय हो जाता है तो अब से लेकर अगस्त का अस्त होने तक करीबन 7-8 महीने मिल जाते हैं और आगे कड़ा की धूप भी है मार्च से आगे। तो काफी अच्छे तरीके से इसके बारे में सोच सकते हैं। कुपिपक्व रसायन, खलवी रसायन सभी प्रकार से निर्माण कर सकते हैं और किसी एक के ऊपर उसका बोझ नहीं आना चाहिए। तो अच्छी दवा अगर मिल जाए तो उसके रिजल्ट्स बढ़िया इस प्रकार से आएंगे। अभी मंगेश ठमके हमारे ग्रुप में है, वो औषध निर्माण कर रहा है तो उसको मैं बताता रहता हूँ ये मुझे चाहिए इस प्रकार से। उसी प्रकार से अगर और भी वैद्य मिल जाते हैं इस सभी में तो शायद जो मैं बात बता रहा हूँ वो हो सकेगी और फिर उसके आधार पर यशस्विता बढ़ेगी, सफलता बढ़ेगी। अभी एक मॉडर्न होम्योपैथी करके प्रकरण निकला है, आपने किसी ने देखा है मालूम नहीं, बड़े बड़े होल्डिंग्स है मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार खास करके कैंसर वगैरह के लिए। तो उसमें ऐसा है कि कैंसर सेल को लेकर दवाइयां बनाएंगे उस मॉडर्न होम्योपैथी में। उसका अलग कोर्स है और वो करने पर ये मॉडर्न होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स बन जाते हैं। पहले तो होम्योपैथी के होने चाहिए बीएचएमएस और फिर ये मॉडर्न होम्योपैथी करें। और इस प्रकार से प्रैक्टिस करने वाले कुछ होम्योपैथ है और बहुत काफी महंगे हैं। होम्योपैथी में वैसे दवाइयों का खर्च बिल्कुल कम है। सब जो पैसा है वो बुद्धि का ही है कि आपको सही दवा चुननी है। और कई दफा ऐसा है कि सिंगल डोज काम करता है। एक बार वो होम्योपैथ खुद ही डोज खिलाए पेशेंट को और बाकी आगे सब प्लासिबो ही रहता है। देते रहते हैं लेकिन सिर्फ प्लासिबो रहते हैं, उसको पता तो लगता नहीं है प्लासिबो है या मेडिसिन है इस प्रकार से। लेकिन एक किस्सा मैंने सुना था कि सिंगल डोज और आगे सिर्फ प्लासिबो से बात चला, इस प्रकार से करते हैं। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और हम सोचे कि विभिन्न तरीकों से शोधन और मारण करें, उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन इस प्रकार से अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार काम करेगा। आयुर्वेद प्रकांड निरदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्।
विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः